जॉर्ज सोरोस के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसने $1 अरब, $1 बिलियन तो उसने सिर्फ इस बात के लिए इन्वेस्ट किया था कि, और पब्लिकली, मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई कंस्पिरेसी नहीं है। उसने $1 बिलियन सिर्फ इंडिया के लिए इन्वेस्ट किया। उसने कहा कि मैं $1 अरब लगा रहा हूं कि मुझे इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फासिस्ट गवर्नमेंट है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन जरूर करें। इससे ट्रांजेक्शंस रिजेक्ट नहीं होंगी। और जो हमारे भाई बहन माताएं जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के लिंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं कि हमने व्हाट्सएप का कम्युनिटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है, और मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं पिंड कमेंट में भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि वो पिंड कमेंट में भी लगाएं उसको, और आप लोग उस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो रिलीज होगा तो उसकी लिंक हम उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जरूर डालेंगे। अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस नहीं भी भेज रहा, जो कि अक्सर लोग कहते हैं, मुझे तो कई सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही। नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तभी तो रीच इतनी कंप्रेस्ड है ना। आपको हमेशा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगी। आप वो ग्रुप में आप उसके ऊपर आप लिंक पे क्लिक करके आप सीधा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप अपने जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप वहां से ही सीधे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। आप बहुत दिन से आप सुन रहे होंगे सोरोस सोरोस सोरोस, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस कौन है और कांग्रेस पार्टी से उसका क्या रिश्ता है? आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी सुधांशु त्रिवेदी की, भाजपा के जितने अलग अलग प्रवक्ता हैं वो बार बार सोरोस का नाम ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि फला संस्था में वाइस चेयरमैन थी सोनिया गांधी, और वहां पे जो है वो संस्था जो है वो कश्मीर की आज़ादी की बात करती है, और उसको जो फंड है वो फंडिंग जो है जॉर्ज सोरोस करता था। तो ये पूरा मामला क्या है, ये हम उसमें नहीं घुसेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हम उसमें नहीं घुसेंगे कि कौन सी संस्था थी, उसमें वो 1994 में मेंबर थी नहीं थी, वाइस चेयरमैन थी नहीं थी। ये प्रूफ करना कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके सबूत सबके सामने रख दिए हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक उसको डिफेंड नहीं कर रही है, और उनका जो इकलौता डिफेंस है वो ये है कि भारत सरकार जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। अगर भारत सरकार के पास सबूत है, भारत सरकार जानती है कि जॉर्ज सोरोस अगर भारत में जो है, आपने देखा होगा उनकी एक वो गाली देती है, वो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि भाई जॉर्ज सोरोस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें। ये नहीं बता रहे हैं कि हम उस संस्था के सदस्य थे या नहीं थे, सोनिया गांधी उस संस्था की वाइस चेयरमैन थी या नहीं थी जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड संस्था थी, और वो कश्मीर की आज़ादी की बात करती थी। ये वो बात नहीं कर रही हैं। इसका जवाब वो नहीं दे रही हैं जिसका जवाब देना चाहिए। मान लीजिए मैं हूं, अब मुझे कोई ये कह देगी वैभव जी जो है ISI से पैसा लेते हैं, या वैभव जी बीजेपी से पैसा लेते हैं। अगर कोई ये बात कह देता है कि वैभव बीजेपी से पैसा खाते हैं या कांग्रेस से पैसा खाते हैं, तो मेरा जवाब पहले क्या होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये बात बोली पब्लिकली, तुमने ये बात कैसे बोली, सबूत दो, प्रूफ करो कि हाँ मैं पैसा खाता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं अपना अकाउंट डिटेल खोल करके पब्लिक के सामने रख दूंगा कि भाई ये मेरा बैंक है, सरकार आए और सरकार आकर के जांच कराए, और अगर इसमें एक भी रुपया अगर बीजेपी से या ISI से, दुनिया की किसी भी संस्था से अगर मैंने खाया हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। ये सही तरीका होता है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ये कर रही है कि वो कह रही है कि जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार करो। भाई अगर वो यहां पे दंगे करवा रहा है तो जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार करो। अगर वो देश को तोड़ना चाहता है तो जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार करो। लेकिन ग्राउंड पे तो जॉर्ज सोरोस ये सब कर नहीं रहा। भाई किसान आंदोलन में तो जॉर्ज सोरोस आकर के नहीं बैठा ना, सिंगू बॉर्डर पे, शाहीन बाग में आकर के जॉर्ज सोरोस ने तो हाथ में बैनर पोस्टर नहीं पकड़े। जॉर्ज सोरोस तो यहाँ पे आकर के ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा ना। ग्राउंड पे उसके लिए कौन लोग काम कर रहे हैं? सरकार को तो गिरफ्तार उनको करना है। जब अरब स्प्रिंग हुई, आपको याद होगा, इजिप्ट में, मिस्र में, ट्यूनीशिया से उसकी शुरुआत हुई, वहां उसके बाद फिर इजिप्ट में हुआ, फिर सीरिया में उसको करने की कोशिश की गई, और एक द ग्रेट रीसेट बराक ओबामा ने बोला था। तो वो ग्रेट रीसेट क्या था कि भाई मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदला जाए, और जितनी भी किंगडम्स हैं, जितने भी एमिराट्स हैं, इन सबको कोलैप्स करके वहां पे डेमोक्रेसी लाई जाए। ये उनका पूरा का पूरा फलसफा था बराक ओबामा का। कायरो यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के उसने इसकी बात की थी, और वहां से उसने ये शुरुआत की थी रेजिम चेंज ऑपरेशंस पूरे मिडिल ईस्ट में थ्रू आउट। अब बराक ओबामा तो आकर के वहां पे ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, सीरिया में तो नहीं लड़ रहा था ना। बराक ओबामा तो आकर के वहां पे नहीं कह रहा था कि नहीं भाई इनको वोट मत दो, इनके खिलाफ रिवॉल्यूशन करो। नहीं, इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि ये जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं,
जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एसेट्स मैनेज करती हैं, इन्वेस्टमेंट, उनके पास कैश बहुत होता है। क्वांटम ग्रुप ऑफ फंड्स जब इसने 1973 में जब इसने स्टार्ट किया, जिम रॉजर्स के साथ मिलकर शुरू किया था, बहुत सक्सेसफुल हेज फंड था। हेज फंड क्या करता है, बेसिकली दुनिया भर से आपसे और बड़े बड़े इन्वेस्टर से वो पैसा लेते हैं, कैश, और फिर वो कैश को वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में। सिर्फ एक देश में नहीं, अलग अलग देशों के अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसको इन्वेस्ट करके उससे मैक्सिमम रिटर्न निकालते हैं, उसमें अपना कमीशन रखते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है, जो उनका क्लाइंट होता है, उसको वो उसके ऊपर अच्छा रिटर्न ले करके देते हैं। मान लीजिए मैंने 100 रुपए क्वांटम ग्रुप ऑफ फंड्स को दिया, या सोरोस फंड मैनेजमेंट भी एक सोरोस की हेज फंड ही है वो भी, तो उसमें अगर मैंने 100 रुपए दिया, अब वो क्या करेगा, उस 100 रुपए को लेकर के, अब कैश उसके पास आ गया, अब उस पैसे से वो अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग कंपनियों में, जहां उसको लगता है कि हाँ यार, इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो 100 रुपए से उसने 150 रुपए कमाए, उसने उसमें से 10 रुपए 15 रुपए जो भी अपना कमीशन था रखा, और आपको उस 100 रुपए पे से 130 रुपए उसने, 135 रुपए वापस कर दिए। तो बेसिकली हेज फंड मैनेजमेंट यही होता है। अब जो हेज फंड्स होते हैं, इनके पास पैसे कितने होते हैं? इनके पास होते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ, कुछ कंपनियां जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं वो। तो ये इतना कैश जो है, ये कैश कहां से आता है? अब किसी कंपनी के पास इतना कैश है, आप सोचिए, तो वो क्या करेगी? जॉर्ज सोरोस के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उसने 1 अरब डॉलर, 1 बिलियन डॉलर तो उसने सिर्फ इस बात के लिए इन्वेस्ट किया था कि, और पब्लिकली, मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, उसने 1 बिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया के लिए इन्वेस्ट किया। उसने कहा कि मैं 1 अरब डॉलर लगा रहा हूं कि मुझे इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं मानती है, ये सही रास्ते पे नहीं चल रही है। अब ये सोरोस डिसाइड करेगा कि कौन सा देश, कौन सा प्रधानमंत्री सही रास्ते पे चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो उसके पास इतना पैसा है, इतना कैश है कि वो कैश उठा करके आपके यहाँ पे पंप इन करेगा, पब्लिक अपराइजिंग कराएगा, और उस रिजीम को हटा करके अपनी रिजीम ले आएगा, जिसको वो समझता है कि हाँ, ये लोग ठीक हैं, राहुल गांधी ठीक है, सोनिया गांधी ठीक है, मोदी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फासिस्ट है। तो ये जो कैश है, ये कैश यूज किया गया। अब इजिप्ट में क्या हुआ? उसने वो पैसा उठा करके पंप इन करना शुरू किया, लोग खड़े हुए, रिजीम चेंज हो गया। तहरीर स्क्वायर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद है? ट्यूनीशिया में भी यही किया था उसने, ट्यूनीशिया में भी रिजीम चेंज हो गया, वहां पे जनता सड़कों पे उतरी और तख्ता पलट हो गया। तो ये जो जनता सड़कों पे उतर आती है, ये जो लोग सड़कों पे उतर आते हैं, और सबसे रीसेंट एग्जांपल बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोग अपना काम छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके, अगर मैं आज आपसे कहूं कि यार आज आपका मुझे दिन का 3 घंटा चाहिए या 1 घंटे चाहिए मुझे आपके, आप कहेंगे यार वैभव जी कैसी बातें करते हैं, मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान छोड़ के 1 घंटे आपके साथ क्यों बैठूंगा? अरे वैभव जी क्या बात करते हैं, मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस से 1 घंटे का टाइम कैसे निकाल पाऊंगा? मैं तो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं, फिर मुझे 7 बजे तक तो ऑफिस में रहना पड़ता है, मैं 1 घंटा कैसे निकालूंगा? तो ये अचानक से क्या होता है कि लोग जो अपना बिजनेस छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, स्टूडेंट अपनी क्लासेस छोड़ करके, यूनिवर्सिटियों को खाली करके सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने विद्रोह कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं फंड दिया जा रहा है। वो जो पैसा आप लूज कर रहे हैं अपने ऑफिस ना जाके, वो जो पैसा आप लूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में ना जा करके, अपनी दुकान पे ना बैठ के, वो पैसा कहीं से कहीं से आ रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? इतना कैश है किसके पास? वो सोरोस के पास है। तो सोरोस वो पैसा उठा करके पंप इन करता है। कोई भी क्रांति बिना पैसों की नहीं चलती। बिना पैसों के तो ये चैनल नहीं चल सकता, क्रांति क्या चलेगी भाई? एक यूट्यूब चैनल भी बिना पैसे के नहीं चलता। हम आपसे क्राउड फंडिंग करते हैं, हम आपसे डोनेशन के लिए कहते हैं बार बार। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है उसके बिना चलेगा ही नहीं। यूट्यूब रीच कम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो आखिर दूसरा रास्ता क्या बचता आपके पास कि भाई पब्लिक से, अपने व्यूअर से फंड लीजिए, जॉर्ज सोरोस से नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चरित्र में क्या है? अगर सत्ता परिवर्तित करनी है, सत्ता में आना है, तो उसके लिए जॉर्ज सोरोस से पैसा ले लो, उसके लिए डीप स्टेट से पैसा ले लो। ये डीप स्टेट क्या होता है? हर कोई डीप स्टेट कर रहा है। डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट होता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो कंपनियां अमेरिका की जो हथियार बनाती हैं, जो बॉम्ब्स बनाती हैं, जो असलहा बनाती हैं, गोलियां बनाती हैं, बंदूकें बनाती हैं, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, आर्टिलरी शेल्स, टैंक्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये दुनिया भर की जो ये असलहे बनते हैं, ये बनाने वाली कंपनियां, ये बड़े बड़े हेज फंड्स जो कि उनका पैसा मैनेज करते हैं, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां जो
17-18 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट मैनेज कर रही हैं। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि CIA और FBI जैसी एजेंसीज के अंदर बैठी हुई है, ये सब मिल करके, और अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है, USAID जैसी NGOs, ये है डीप स्टेट। इंडिया में कुडनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, चूंकि वो आपने न्यूक्लियर जो प्लांट लगाया वो आपने रशिया से खरीद के लगाया, तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि ग्रीन पीस नाम की संस्था आके खड़ी हो जाती है कि भाई इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। तमिलनाडु में वो लोग जिनके पास जो लेबर्स हैं, जिनको काम करना है, अगर वो सुबह से लेकर शाम तक काम न करें तो रात में क्या खाएंगे इसका पता नहीं है। वो लेबर क्लास को पर्यावरण की चिंता हो जाती है। वो लेबर क्लास एनवायरमेंट को लेकर के इतना चिंतित हो जाता है कि वो आता है वहां से भाग करके और महीनों आ करके वहां पे कुडनकुलम के बाहर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के बवाल करते हैं। उनके घर में खाना कैसे खाया जा रहा है, उनकी बेटी की शादी कैसे हो रही है, जब वो बीमार पड़े तो उनका इलाज का पैसा कहां से आ रहा है। वो यही ग्रीन पीस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं, ये देती हैं। ग्रीन पीस को कौन दे रहा है? यही हेज फंड मैनेजर्स पैसा दे रहे हैं। वही USAID पैसा दे रही है जो स्टेट डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है। तो ये है डीप स्टेट। तो ये जो आर्गुमेंट बार बार कांग्रेस दे रही है कि जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर ले, जॉर्ज सोरोस को क्यों गिरफ्तार कर ले? हम तो उसको गिरफ्तार करेंगे ना जो उसके लिए यहाँ पे काम कर रहा है, वो जो ग्राउंड पे जाकर उनके लिए काम कर रहा है। आपने सुना होगा कि बार बार जब अफगानिस्तान में रेजिम चेंज हुआ तो यहाँ पे बड़े बड़े जो सो कॉल्ड ये आरफा खानम शेरवानी जैसे और ये बड़े बड़े उनके तारीफों के पुल बांध रहे, तो कहते जब आवाम खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े सुपर पावर्स को छोड़ के भागना पड़ता है। तालिबान आवाम है इनके हिसाब से। जब सीरिया में हुआ तो आपने देखा भी, संजय राउत का बयान आया कि सीरिया में जिस तरह से असद को भागना पड़ा उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। जब बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ तब वहां पे ये कहा गया, भारत के अंदर बैठे हुए नेताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी के इंडी अलायंस के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना को भागना पड़ा उसी तरीके से एक दिन मोदी को भागना पड़ेगा। ये क्यों बार बार बोला जा रहा है? ये चाहते हैं कि बांग्लादेश और सीरिया जैसी चीजें भारत में हो, यहाँ पे भी अपराइजिंग हो, यहाँ पे भी लोग खड़े हों और सड़कों पे निकले और जॉर्ज सोरोस उसमें फंडिंग दे, पैसा दे और यहाँ पे एक रेजिम चेंज हो जाए और हम सत्ता में कैसे भी आके बैठ जाए और नरेंद्र मोदी का डब्बा बंद हो जाए। ये बयान ऐसे हवा में नहीं दिए जा रहे हैं। नेता हवा में कुछ नहीं बोलता है। हमारे जैसे लोग बोल सकते हैं, हम कोई भी बात बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नेता बहुत सोच समझ के बोलता है। वो पब्लिक लाइफ में है, उसको पता है क्योंकि उसकी एक एक स्टेटमेंट की स्क्रूटनी होनी है, उसके ऊपर शाम को जो है 4 घंटा अलग अलग चैनल्स पे डिबेट होनी है। तो नेता हवा में बात नहीं करता, वो वही बोलता है जिसमें वो बिलीव करता है, वो वही बोलता है जो वो चाहता है कि ग्राउंड पे चीजें कल्मिनेट जिस तरीके से वो चाहता है करना, वही बात वो करता है। तो जो संजय राउत का बयान है या ये जो इंडी अलायंस वालों का बयान है या कांग्रेस वालों का बयान है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए। ये चाहते हैं भारत को सीरिया बनाना, दिल से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा यहाँ पे कुछ हो। ये शाहीन बाग, ये दिल्ली दंगे, ये किसान आंदोलन, ये इसीलिए कराए गए थे। किसान आंदोलन में हर कोशिश की गई, मैं आपको किस्सा सुना चुका हूं पहले भी, कि हर कोशिश की गई। इवन ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला, मुझे उस मीटिंग में मौजूद एक अधिकारी ने बताया व्यक्तिगत रूप से, किसान आंदोलन को लेकर के जब पूरा नेशनल कैपिटल दिल्ली के जब सारे बॉर्डर्स इन्होंने चोक किए हुए थे महीनों तक, तो एक अधिकारी ने खड़े होकर के कहा कि सर आप हमको 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट के अंदर ये सारे बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे और हम इनका डब्बा गोल करके ये जहां जहां से आए हैं पंजाब में, हरियाणा में, हम इनको वापस भेज देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, सताए हुए लोग हैं, उनको 84 का भी, इनको दिल्ली दंगे जो हुए थे 84 में कांग्रेस द्वारा किए गए जो दंगे थे, जो सिखों का जनसंहार हुआ था, बोले उसका भी न्याय उनको आज तक नहीं मिला, मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। उन्होंने कहा सर गोली नहीं चलेगी सर, लाठी डंडे से काम हो जाएगा। नहीं, डंडे भी नहीं मारने, कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कहते ठीक है, बैठे हैं, बैठा रहने दो, बात करो। इसके ऊपर हमारे से लोगों की रिजर्वेशन है कि भाई आप उनको सर पर चढ़ा रहे हैं, आप रिवर्स अपीजमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका अपीजमेंट करती थी मुसलमानों का, आप इनका अपीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपीजमेंट करके वोट मिलता था, आपको तो अपीजमेंट करके वोट भी नहीं मिलता उनका, तो आप क्यों अपीजमेंट कर रहे हो? ये हमारा इस पार्टी से, प्रधानमंत्री से इस बात पे एक वैचारिक मतभेद है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया कि नहीं। प्रयास क्या था? प्रयास ये था, जब वो लाल किले पे चढ़े थे और जब रोड ब्लॉकर्स और ये सारी चीजें, जब वो गिरा गिरा करके ट्रैक्टर से जब वो जा रहे थे और लोगों को मार रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, पुलिस वाले मार खा रहे थे, आपको याद होगी वो सारी तस्वीरें। लाल किले पे चढ़ के जब वो झंडा लगाया, तो उस दिन प्रयास सिर्फ इतना था कि बस गोली चल जाए, कैसे भी गोली चल जाए, पुलिस गोली चला दे बस। और उसके बाद जो है इस पूरे देश में एक अपराइजिंग होगी, सिख खड़े हो जाएंगे, विपक्ष खड़ा हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे और इस देश में इतनी बड़ी अनार्की खड़ी कर दी जाएगी जो सरकार के संभाले से भी न संभले। ये पूरा प्लान था।
वो था रेजीम चेंज ऑपरेशन, जिसको सरकार की सूझबूझ ने फ्यूज कर दिया। और सरकार ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। पुलिस वालों को उस दिन राइफल तक रखने की जो उनका जो मिनिमम जो वेपन होता है ना पुलिस एक कांस्टेबल का, कि कम से कम उसके पास एक राइफल होनी चाहिए। डंडे के अलावा पुलिस वालों को कोई भी हथियार रखना अलाउ नहीं किया था सरकार ने उस दिन, कि डंडे से ज्यादा कुछ नहीं रख सकते। और उन्हीं के डंडे उनके हाथ से खींच खींच करके लिया इन्होंने, और उन्हीं डंडों से पुलिस वालों को मारा था दंगाइयों ने, सो कॉल्ड किसान। लेकिन सरकार ने वो चीज होने नहीं दी। ये हकीकत है। अगर उस दिन सरकार ताकत दिखाने पे आ जाती, और स्टेट बहुत पावरफुल होती है, स्टेट बहुत पावरफुल होती है। स्टेट से लड़के कोई जीत नहीं पाया आज तक। इतनी बड़ी बड़ी आतंकवादी संगठन खड़े हुए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर टाइगर्स, बब्बर खालसा, ठीक है, LTTE, और आपका नॉर्थ ईस्ट में इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन खड़े किए गए। सरकार से कोई नहीं जीत पाया, सरकार ने सबको ठिकाने लगा दिया। तो इनको समझ में आया डीप स्टेट को कि यार ये आर्म्ड मिलिटेंसी, यार ये डील कर लेते हैं, इनके फौजी और ये इनके पास दिमाग भी बहुत है, ये साहसी भी बहुत है। ये हमारी तरह नहीं है कि वियतनाम से भाग गए, सीरिया से भाग गए, इराक से भाग गए, अफगानिस्तान से भाग गए। ये भागने वाले लोग नहीं है। ये हजारों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी लड़ते रहते हैं, और फाइनली जो है वो इंसर्जेंसीज खत्म कर देते हैं। ये भारत की जो माएँ हैं वो ऐसे बच्चों को जन्म देती रहती हैं जो देश के लिए मरने को तैयार हो। यहाँ पे हमारे यहाँ फौजी जो है ना वो PTSD का शिकार नहीं हो जाते कि इनका काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करके आए, 4 साल 2 साल कश्मीर में रह लिए तो PTSD का शिकार हो गए। एक होता है पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम होता है, कोई बहुत ज्यादा इस तरह के क्षेत्र में रह लिए जहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा है, या वहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा है, या वहाँ पे प्रेशर बहुत जाता है, तो ट्रॉमा में चले जाते हैं अमेरिकन फौजी। उसके बाद भी साइकोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं, साइकेट्रिस्ट बुलाए जाते हैं, उनकी कंसल्टेंसी होती है। 2-2 साल वो PTSD से ही निकल रहे होते हैं। भारत के फौजी इस तरह के नहीं है ना, भारत की माएँ ऐसी है। वहाँ पे एक फौजी मरता है, सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वहाँ से विड्रॉ करो, अफगानिस्तान में क्यों बैठे हो, निकलो निकलो। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप कभी नहीं सुनेंगे कि मेन लैंड से आपको कभी ऐसी आवाज आ रही है कि माएँ जो है और फैमिलीज जो ये कह रही है कि हम कश्मीर से क्यों बैठे हुए, हम वहाँ से क्यों नहीं निकलते, हम नॉर्थ ईस्ट में अपने बच्चे क्यों मरवा रहे हैं, हम वहाँ से छोड़ के चले क्यों नहीं आते हैं। कोई नहीं बोलता। और हमारे भारत की माओ ने इतना ऐसे बच्चों को जन्म देना छोड़ा है, ना कभी छोड़ेंगी। महाभारत काल से अभिमन्यु को भी जन्म देने वाली माँ थी, आज भी अभिमन्युओं को जन्म देने वाली माएँ हैं भारत में। और हम इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम इस बात पे मतभेद हो सकता है हमारी सरकार से कि भाई सरकार गलत कर रही है, सरकार को नहीं, सरकार को उस दिन गोली चलानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर गोली चला दी होती और अपराइजिंग हो गई होती तो सोरोस का सपना तो साकार हो गया होता ना। मैं कहता हूं हो सकता है रेजिम चेंज ना होता है, लेकिन फिर जो हिंसा शुरू होती इस देश में, जिसमें कि ये सारे इंडिया अलायंस वाले अपना पूरा हिस्सा डालते हैं। किसान आंदोलन में आपको याद है ना, यही आम आदमी पार्टी वाले जो है वहां पे मसाज चेयर्स लगवाया था इन्होंने बॉर्डर के ऊपर, यही कांग्रेस पार्टी वाले वहां पे बिजली का कनेक्शन दिलवा रहे थे, यही इंडिया अलायंस के बाकी के नेता जो थे वहां पे पिज्जा और बर्गर बंटवा रहे थे। वहां पे लंगर लगा था, पिज्जा का लंगर लगा था। वो पिज्जा का लंगर उसके पैसे कहां से आ रहे थे? ये तो मसाज चेयर सैकड़ों की तादाद में वहां लगाई गई। ये मसाज चेयर जो लाखों रुपए की, 7-7 लाख रुपए की मसाज चेयर आती है, इतनी लाखों की मसाज चेयर वहां पे सैकड़ों की तादाद में कहां से आई है? उसके पैसे किसने दिए? उसी जॉर्ज सोरोस ने। कहेंगे तो फिर जॉर्ज सरकार क्या कर रही है? तो जॉर्ज सोरोस के हाथ में वो बोरे में पैसा भर के थोड़ी यहाँ पे इंडिया लेके आया था देने के लिए। उन्होंने अलग अलग फंड्स बनाए हुए, अलग अलग कंपनियां बनाई, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई, उनके अलग अलग डोनर्स है। 25 तरीके हैं इस तरह के काम करने के। हवाला नेटवर्क भी है। हवाला नेटवर्क क्या होता है कि आप हमारे आदमी को अमेरिका में बैठा है, आप उसको $1 करोड़ दे दो, हम 1% कमीशन लेंगे, यानी हम $1 लाख हम रखेंगे, $99 लाख जो है हम यहाँ पे आपके आदमी को दे देंगे, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे पड़ा हुआ कैश। तो जॉर्ज सोरोस ने अगर कांग्रेस पार्टी का कोई डोनर है अमेरिका में, उसको दे दिया कि भाई ये लो $10 मिलियन, और उसने यहाँ पे अपने आदमी को बोल के वहां पे पिज्जा मशीनें और दुनियादारी लगवा दी। वो 1 नंबर का पैसा है उसका, यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसका कमीशन जो है उसने वहां पे बैठे बैठे खा लिया। यहाँ पे बैठा हुआ आदमी भी कमा लिया $1 लाख वहां पे बैठे बैठे। वो पैसा फिर वाइट के जरिए किसी भी चैनल से, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वहां से यहाँ वापस आ जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ लीगल है। सब कुछ लीगल तो है, लेकिन क्या ये सब कुछ नैतिक भी है? आप लीगल तरीके से अगर मैं ये देश तोड़ना चाहूं तो क्या वो नैतिक हो जाएगा? क्या मुझे अलाउ कर देना चाहिए सरकार को? हाँ वैभव जी, आप देश तोड़ दीजिए, लेकिन लीगल तरीके से करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब लीगल तरीके से किया हुआ हर काम सही नहीं होता है। तो ये जो जॉर्ज सोरोस है, इसके ऊपर आज तक कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि नहीं सोनिया जी उसकी सदस्य नहीं थी, आज तक नहीं कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये आज तक नहीं कहा कि जी आप हमारी जांच करा लीजिए। अभी आप ये कहेंगे कि भाई तो सरकार क्यों नहीं कराए? सरकार करा रही है, उसकी शुरुआत हुई है। अगर सोनिया गांधी का नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सरकार ने कहा है तो जाहिर सी बात उनके पास सबूत है, तब कहा है।
हवा में नहीं कहा है। और आप याद रखिएगा इस चीज को, नरेंद्र मोदी से मुझे भी 25 शिकायतें हैं, आपको भी होंगी, होनी चाहिए। हमने चुन के भेजा है, हम शिकायत कर सकते हैं, और आप अपनों से ही शिकायत करते हैं। कांग्रेस पार्टी से मुझे क्या शिकायत है? कांग्रेस पार्टी से मुझे जीरो शिकायत है, क्योंकि मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना, मैं उनको वोट देता हूं ना मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है। मैं उन मुसलमानों की तरह नहीं हूं इस देश के जो कि वोट मोदी के खिलाफ देते हैं, लेकिन शिकायतें भी उनको सारी मोदी से ही हैं, सम्मान भी उनको मोदी से चाहिए, योजनाएं भी उनको मोदी से चाहिए, नौकरी भी उनको मोदी ही दे, वोट वो मोदी को नहीं देंगे। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं जिसको वोट देता हूं मैं उससे शिकायत करता हूं, जिसको वोट नहीं देता उससे ना उम्मीद करता हूं ना उससे शिकायत करता हूं। उसकी सिर्फ छितरौल करते हैं, उसको सिर्फ एक्सपोज करते हैं हम। मोदी जी से हमको 25 शिकायतें होंगी, लेकिन मोदी जी ने एक बात कही थी जब ये सरकार बनी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो डीप स्टेट के एजेंट हैं, अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर आपको याद हो, कहते ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये जितने भी हैं, परजीवी जिनको कहा था। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता कि देश में क्योस का माहौल हो, बिकॉज क्योस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा होता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में बाधा होता है। आज सोनिया गांधी को आप अरेस्ट कर लीजिए, इस देश में क्योस ही क्योस होगा। किसान आंदोलन भूल जाएंगे आप। पूरे देश में जो है कांग्रेसी निकल निकल के सड़कों पे बवाल करेंगे, दंगे करेंगे, परेशानियां क्रिएट करेंगे। हमारा दायित्व है कि देश की जनता को, एक एक आदमी को, राजनेता को आप जेल में डाल के हीरो बना सकते हैं, राजनेता को जेल में डाल के आप इंसाफ नहीं कर सकते। वो जेल जाएगा, हीरो बन जाएगा। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला, वो हीरो बन के जीत गया चुनाव। केजरीवाल को आपने जेल में डाला, वो जेल में रहकर के लोगों की सिंपैथी गेन करता है। चोर है, एक नंबर के चोर है, कट्टर चोर है, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर चोर हैं ये सब। लेकिन जैसे ही आप उनको जेल भेजते हैं, लोगों के अंदर सिंपैथी क्रिएट हो जाती है कि दमन कर रही है सरकार। तो जेल भेजना समाधान नहीं है, इनको एक्सपोज करना समाधान है। जनता तक ये बात पहुंचाना कि ये चोर है और ये देश तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, ये बात अगर आप जनता के बीच में पहुंचा दिए, नेता तब मरता है जब जनता के बीच में उसका वोट बैंक खत्म हो जाए, जब जनता के बीच में उसको कोई वोट देने वाला ना हो, जब उसका कोई सम्मान करने वाला ना हो, जब उसके पीछे चलने वाले लोग ना हो। नेता की असली मौत तब होती है जब वो सड़क पे जा रहा हो, उसको कोई पहचाने ना, कोई उससे बात ना करना चाहे, कोई उसको अपने घर में ना घुसने देना चाहे। नेता तब मरता है। नेता जेल भेजने से हीरो बनता है। सिर्फ बड़े से बड़े चोर को आप 10 साल के लिए जेल में डाल लीजिए, वो नेल्सन मंडेला बन के बाहर निकल आएगा। नेल्सन मंडेला बन के आएगा कि भाई देखो सरकार ने 14 साल इनको जेल में रखा है, देखो सरकार ने 10 साल इनको जेल में रखा। तो सरकार को ये करना चाहिए, और ये हमारा आपका दायित्व है कि हम जनता के एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाए कि सोनिया गांधी कौन है, जॉर्ज सोरोस कौन है, यूएस डीप स्टेट क्या है। आप हमारे वीडियो को, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप वीडियोस को लाइक कीजिए। रीच कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, करने दीजिए, आप अपना दायित्व निभाइए। आप वीडियो बंद करने से पहले आप उसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर ज्यादा योगदान करना चाहते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचे। उसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी ये सच्चाई के बारे में बोल रहा हूं, आप हर उस व्यक्ति का संदेश लेके जाइए, हर उस व्यक्ति का वीडियो लाइक कीजिए। सिर्फ मेरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई आपके सामने सच्चाई लेके आ रहा है, और इस परिवार, गांधी परिवार, सो कॉल्ड फिरोज खान का परिवार जो है, इसके परिवार और भारत के बीच में कोई एक ही सरवाइव करेगा। ये दोनों पैरेलल सरवाइव नहीं कर सकते। ये हर उस नहज तक जाएंगे। राहुल गांधी अमेरिका जाता है, वो जाके क्या कहता है कि भारत में सिख जो है ना पगड़ी पहन सकते हैं ना हाथ में कड़ा पहन सकते हैं। जाके बोला ना भी उसने, क्यों बोला था उसने? वो नहीं बोलता, उससे बुलवाया जाता है, क्योंकि खालिस्तान एक फॉल्ट लाइन है आपकी। तो आपकी जितनी भी फॉल्ट लाइन है, मणिपुर में देख लीजिए आप, वो आपकी फॉल्ट लाइन है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ड्रग मनी से। अभी संजय दीक्षित जी ने एक प्रोग्राम के लिए बुलाया था, मैंने उसमें बोला कि भाई ड्रग मनी से ही तो पूरा मणिपुर का आंदोलन चल रहा है। म्यांमार से जितना ड्रग स्मगल हो रही है भारत के अंदर, और उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, उसी पैसे के दम पे वहां हथियार भी खरीदे जा रहे हैं, वहां पे हिंसा भी कराई जा रही है, कुकियों को ला करके वहां पे और बसाया भी जा रहा है, और उनको हर एक के हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ड्रग मनी से। आप कहेंगे भाई अब भारत सरकार क्या कर रही है? अब ड्रग मनी कैश होती है, अब कैश का आप लगाइए पता, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान ने ड्रग मनी से न्यूक्लियर बम बना लिया। ड्रग मनी, अफगानिस्तान से जितनी ड्रग आई, सारा ड्रग दुनिया भर में स्मगल कर कितना पैसा कमाया कि उससे, क्योंकि वो कैश में था सारा पैसा, तो अमेरिका कभी ट्रेस ही नहीं कर पाया कि वो न्यूक्लियर बम बना रहे थे, क्योंकि कोई बैंकिंग सिस्टम से तो आप फाइनेंशियल ट्रेस कर नहीं सकते, पैसा कैश में है। पाकिस्तान ने जितनी इंसर्जेंसी इंडिया के अंदर कराई हुई है, चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे जेएनके में देख लीजिए, वो कहां से कराई है? ड्रग मनी से कराई है, ड्रग एक्सपोर्ट करके कराई है। लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाया है कि भाई ड्रग एडिक्ट बन करके लड़े। पंजाब में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है सेंटर्स खोलने पड़ गए सरकार को, डी एडिक्शन सेंटर्स, क्योंकि वो ड्रग्स के इतने आदी हो गए, वो ड्रग्स लेते थे और सड़कों पर उतर के पत्थर मारते थे, ड्रग्स लेते थे, हाथ में बंदूक लेकर गोलियां चलाते थे। डी एडिक्शन खोलने पड़े सरकार को, सेंटर्स वहां पे पंजाब में खोलने पड़े।
बहुत जल्दी नॉर्थ ईस्ट में खोलने पड़े, क्योंकि इतना ड्रग्स स्मगल हो रही है म्यांमार से। म्यांमार में बैठे कौन कर रहा है? वही अमेरिका वाले कर रहे हैं, वही डीप स्टेट कर रहा है। और डीप स्टेट कितना घटिया और कितना डेंजरस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो खुद विक्टिम है उस डीप स्टेट के। काश पटेल जो कि उनको नॉमिनेट किया एज FBI डायरेक्टर अगला, काश पटेल को सुन लीजिए, उनके पुराने वीडियो सुन लीजिए। उन्होंने खुद कहा कि भाई CIA ने मरवाया है, वो FBI का डायरेक्टर बनने वाला है वो। उसने कहा कि CIA ने मरवाया हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि वो डीप स्टेट के साथ नहीं जा रहा था। उसकी आज तक नहीं पता चला किसने मारा उसको। सोचिए, जहां पे CIA, FBI, LAPD, NYPD, बड़ी बड़ी जो नाम लेते हैं, सारे मिल करके आज तक ये नहीं पता कर पाए कि हमारे राष्ट्रपति को मारा किसने था। क्यों नहीं पता कर पाए? क्योंकि खुद ही मारा था, तो कहां से पता चलेगा? जो डीप स्टेट अपने देश के राष्ट्रपति को गोली मरवा सकती है, वो हमारे आपके देश के प्रधानमंत्री के साथ क्या करेंगे? उनके इंटेंशंस क्या होंगे? सोचिए। जो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एलाइज, सबसे बड़े एलाइज, इराक अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था ईरान इराक वॉर के टाइम, उन्होंने सद्दाम के साथ किया क्या? उस देश के साथ, इराक के साथ क्या किया? कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। वो हाल है वहां के डीप स्टेट का। तो सजग रहिए, जागृत रहिए, आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चाहता हूं कि कम से कम 20,000 लाइक हम टारगेट करते हैं, 20,000 लाइक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।